नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आज से हम खास शो शुरू करने जा रहे हैं और स्पेशल शो का नाम है 2 दूनी 4, जहां हम खबर भी बताएंगे और खबर के मायने भी समझाएंगे। जो पहली खबर होगी वो दिल्ली से होगी और ये खबर है नए बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर देरी क्यों हो रही है। विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब खबर है कि इसी महीने बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। अध्यक्ष पद की रेस में बीजेपी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं, लेकिन इन बड़े चेहरों में जेपी नड्डा की जगह कौन लेगा ये अभी साफ नहीं है। तो ये पहली खबर है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होने जा रहा है। अभी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है, जिनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा चुका है और नए अध्यक्ष का इंतजार हो रहा है। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। अभी हाल ही में संसद सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये सवाल पूछ लिया था। तो अब चलते हैं सीधे मुंबई। मुंबई चलते हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित वहां से जुड़ गए। जितेंद्र, क्या खबर है? विकास, मुंबई से खबर यह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो राज ठाकरे की पार्टी है, वो फिर से मराठीवाद पर उतर आई है। आपको याद होगा कि साल 2009 में जब पहली बार इस पार्टी ने चुनाव लड़ा था तब मराठीवाद के मुद्दे पर लड़ा था, लेकिन साल 2020 में इसने हिंदुत्व की राह पकड़ ली, हिंदुत्ववादी विचारधारा को अपना लिया। लेकिन अब बीएमसी चुनावों के पहले फिर से एक बार राज ठाकरे मराठी की बात कर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में एक आंदोलन शुरू किया था और उसमें यह कहा गया था कि जो भी गैर मराठी हैं, अगर महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलते हैं तो फिर उनके कार्यकर्ता उन्हें थप्पड़ मारकर मराठी सिखाएंगे। लेकिन अचानक परसों के दिन उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके पीछे बताया जा रहा है कि बीजेपी का दबाव था। आखिर बीजेपी के कहने पर राज ठाकरे ने अपना आंदोलन ये वापस क्यों लिया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरे राज ठाकरे के आंदोलन के पीछे किस तरह बीजेपी का चुनावी गणित है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव वागीश सारस्वत, उनसे हम आगे बात करने वाले हैं। और आइए अब हम चलते हैं लखनऊ और जानते हैं वहां से हमारे सहयोगी पंकज झा क्या खबर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू। यूपी में मिशन 2027 में जुटे अखिलेश यादव आज उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ऑपरेशन पीडीए पार्ट 2 के लिए जोर शोर से जुट गए हैं अखिलेश। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूले को मजबूती देने की कोशिश में आज अखिलेश ने मायावती सरकार के पूर्व मंत्री और उनकी कोर टीम के सदस्य रहे दद्दू प्रसाद को साइकिल पर सवार कर लिया है। अब चलते हैं पटना और जानते हैं कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं प्रभाकर हूं पटना से और मैं आपको आज बताऊंगा कि राहुल गांधी की जो चुनावी यात्रा हो रही है बिहार में, बेगूसराय में वो पद यात्रा कर रहे हैं, उसके सियासी मायने क्या हैं। क्या कांग्रेस अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है, क्या कांग्रेस बिहार में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, या इसका नुकसान जो है वो राजद को भी हो सकता है। चुनाव बिहार में सर पे हैं, तो ये यात्रा जो आज राहुल गांधी की बिहार में हो रही है ये खासा महत्वपूर्ण होगा और मैं आपको इसके मायने समझाऊंगा आज। जी शुक्रिया प्रभाकर आपका। तो बारी बारी से हम एक एक शहर जाएंगे, प्रदेश जाएंगे और वहाँ की राजनीति के हालचाल और नई चाल को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले केंद्र की राजनीति में काबिज, सत्ता में काबिज बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल से तकरीबन उसका इंतजार हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये अभी तक साफ नहीं है। हाल ही में हुए संसद सत्र के दौरान बाकायदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह सवाल गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लिया और अमित शाह ने भी उसका जवाब ज़रूर दिया। हालांकि वो जवाब चुटीले अंदाज में था और जिस पर अखिलेश यादव गुदगुदाए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जिन नामों को लेकर चर्चा है, क्या उन्हीं में से कोई अध्यक्ष होगा? देरी होने की वजह क्या है? इन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में जो बीजेपी का अध्यक्ष होगा वो संघ की सहमति के साथ ही तय हो सकता है और इस बार संघ के साथ जो सहमति है वो बनते बनते काफ़ी देर हो चुकी है। जब सरकार बनी केंद्र में 2024 के चुनाव के बाद, तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2 से 3 महीने के भीतर होना था, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया और ये जो कार्यकाल बढ़ाया गया वो अगले अध्यक्ष के चुनाव होने तक बढ़ाया गया था। अब इस बीच
हरियाणा के और महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ गया, जिस वजह से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी होती चली गई। लेकिन जानकार ये भी बता रहे हैं कि संघ के साथ किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। शुरुआत हुई थी महिला अध्यक्ष से और कई महिलाओं के नाम के डिस्कशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचे संघ और बीजेपी के अभी महिला अध्यक्ष के लिए कुछ और वक्त लगेगा, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दक्षिण भारत से अध्यक्ष के नामों की चर्चा हुई, लेकिन उस पर भी आखिरकार बीएल संतोष जो कि कर्नाटक से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, और ये तय किया गया कि बीएल संतोष जो कि संगठन महामंत्री अध्यक्ष के बाद दूसरी सबसे ताकतवर पद होता है, वो भी दक्षिण से हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दक्षिण से हो, इसलिए इस बात को भी फिलहाल टाल दिया गया। अब जो बातचीत चल रही है उसमें जो प्रमुख नाम उभर कर सामने आए हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, इसके अलावा नितिन गडकरी जो कि सड़क और परिवहन मंत्री हैं, और इसके अतिरिक्त जो नाम है वो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब का, जो कि अभी फिलहाल केंद्र में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं। ये वो जो नाम है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी नाम है, और राजनाथ सिंह जो कि इस समय देश के रक्षा मंत्री हैं, इनका नाम भी चर्चा में है। संघ के साथ ये सहमति बनने में हमें सूत्रों ने ये बताया है कि इस महीने के आखिरी तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, और उससे पहले बीजेपी के जो तमाम राज्य हैं जहां पर चुनाव संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और वहां पर प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। बीजेपी का संविधान कहता है कि बीजेपी के जो भारत देश के जो तमाम राज्य हैं जिनमें बीजेपी का संगठन है, उन संगठन में बीजेपी के अगर 50% से ज़्यादा राज्यों के चुनाव हो जाएं तो उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। अब ये समय जो है वो लगता है कि अप्रैल के आखिरी तक लग जाएगा, क्योंकि 10 से 15 दिन में तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम फाइनल होंगे, और उसके बाद जो संवैधानिक मजबूरी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए वो पूरी कर दी जाएगी, तो फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा सामने आ जाएगा। हमारे साथ रामकृपाल सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी पर पैनी नज़र रखते हैं, उनसे इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। रामकृपाल सिंह जी, हमने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी क्यों हो रही है, लेकिन ये जो नाम है चर्चा में है, जिन पर संघ और बीजेपी के बीच चर्चा होनी है, बातचीत चल रही है, इन नामों के बीच में से कौन सा नाम है जो आपको लगता है कि अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? वैसे विकास जी, सारी चीज़ें तो आपने बता दी हैं संभावित। अब एक बात मैं कहूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस में उस दौर की बता रहा हूँ जब इंदिरा गांधी थी, तब एक बात कांग्रेस के बारे में कही जाती थी कि कांग्रेस पार्टी में डेवलपमेंट नहीं होते, सीधे डिसीजन होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि 2014 के बाद से बीजेपी में भी जो क्रूशियल पद हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के रहे हों, याद कीजिए सबसे पहला इलेक्शन महाराष्ट्र और हरियाणा का हुआ था, देवेंद्र फडणवीस और खट्टर जी कहीं भी चर्चा में नहीं थे। तो मेरा कहने का, और वहाँ से लेकर के आज तक चले आइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या जहाँ भी हुआ है, तो और ऐसे राष्ट्रपति के नामों में, तो मेरा ये कहना है कि जाहिर सी बात है मीडिया में कुछ न कुछ अटकलें तो लगाई जाएंगी, और जो आपने बताया है हो सकता है कि इसमें से हो। अगर इसमें से एक नाम जो मुझे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कुछ है कि बीजेपी ये चाहती है, संघ भी उस बात पर ज़्यादा आश्वस्त रहेगा जिसकी थोड़ी बैकग्राउंड संघ से रही हो, एक अनुशासित ढंग से जो ले चलने वाला। और दूसरी बात क्या है कि एक कल्चरल, मतलब एक कहते हैं ना जिसके डीएनए में कम से कम जो संघ की विचारधारा है या वो है, वो थोड़ा सा उसकी तरफ हो। तो ऐसे में तो मुझे मनोहर लाल खट्टर का ज़्यादा होता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जिसका नाम मीडिया में ज़्यादा आता है फिर वो नहीं होता है एक ये है। लेकिन संभावित चीज़ों में मुझे लगा कि मनोहर खट्टर का है। अभी जो 2 दिन पहले अन्नामलाई ने से जिस तरह से पद छोड़ा है, वो बहुत सारी, अब वहाँ से क्या गणित है, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी वहाँ के इलेक्शन को बहुत इस बार बड़े ही गंभीरता से ले रही है, और अन्नामलाई का इस तरह से अचानक वो छोड़ना और वहाँ क्या है, तो ये सब मिला करके। लेकिन मुझे ऐसा भरोसा लगता है कि जैसा आप कह रहे थे, जिस दिन 50% बाकी राज्यों में हो जाएगा, बीजेपी में ये डिसीजन मुझे लगता है मोटे तौर पर ले लिया गया है। लेकिन क्या है, या तो मोदी जी जानते होंगे, मोहन भागवत जी, या अमित शाह जी। नहीं, अन्नामलाई के पद छोड़ने का आकलन आप किस तरह से कर रहे हैं? नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये भी
अभी तत्कालिक एक घटना है कि अन्नामलाई जिस पोस्ट पर थे, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या पता कि साउथ का जो एक किला फतेह करने की बात है, जिसमें तमिलनाडु को लेकर के बहुत सारा वो है, ये नहीं कि पहले भी तमिलनाडु में सरकार आ जाएगी, लेकिन जिस तरह से AIDMK और बीजेपी में एक रिश्ता फिर बन रहा है, और अन्नामलाई एक सर्वमान्य नेता रहे हैं, बीजेपी में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, फिर भी उनको इस्तीफा दिलाया गया, तो किस रोल में उनको रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कुछ दिन तक शायद तमिलनाडु की राजनीति से अलग रहूँगा, हालांकि तमिलनाडु मेरे दिल में बसता रहेगा। तो इस तरह के जो संकेत आ रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैंने कहा कि अन्नामलाई, आप ये कह रहे हैं कि अन्नामलाई केंद्र की राजनीति में आ सकते हैं, हाँ, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो देखिए, सकते हैं। नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तो नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप अगर पैटर्न देखेंगे तो बीजेपी अब कैसे मुख्यमंत्रियों को ला रही है जो 60 के आसपास के हैं, यानी जिनके सामने कम से कम 20 साल 25 साल की राजनीति होनी चाहिए। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि आप अध्यक्ष पद पर भी कुछ ऐसा कोई यंग चेहरा लेकर के आएँ जो आगे ले जा करके, क्योंकि बीजेपी में मोदी जी की जो ये है कि वो हमेशा बहुत आगे की सोचते हैं, और जैसा उन्होंने कहा है कि संगठन हो या सरकार हो, इसमें धीरे धीरे जिसको कहते हैं ना कि एक नयापन लाया जाए, वो एक नया चेहरा, उसको कोई झटके में नहीं, उसको धीरे धीरे उसको एक नया रूप, एक यौवन का रूप दिया जाए, जो कि राजनीति 20-30 साल का जिनका राजनीति में एक्टिव ढंग से रोल प्ले कर सकते हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं जिस तरह से गुजरात में जब मुख्यमंत्री बनाए गए नरेंद्र मोदी, तो वो विधायक भी नहीं थे, और उनको दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने भेजा, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने 14 साल राजनीति करने के बाद अब वो 10 साल से केंद्र की राजनीति में है। तो धीरे धीरे एलिवेट करके युवा चेहरों को क्षेत्रीय शत्रप के तौर पर मजबूत किया जाए, फिर वो केंद्र की राजनीति में आए। आप इस और इशारा कर रहे हैं, लेकिन हम चलेंगे अब सीधे मुंबई, जहाँ पर जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी हैं, और वहाँ से समझेंगे महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो मराठी वर्सेस गैर मराठी पर क्यों आ गई है। क्या BMC के चुनाव उसके केंद्र में? बिल्कुल विकास सही कह रहे हैं, क्योंकि इसी साल BMC के चुनाव भी होने हैं और राज ठाकरे फिर से एक बार महाराष्ट्र में खबरों में हैं। खबरों में इसलिए हैं क्योंकि हफ्ते भर पहले गुड़ी पाड़वा का त्यौहार जब महाराष्ट्र में मनाया गया था, तो उस वक्त अपनी सालाना रैली में राज ठाकरे ने ये ऐलान किया, या फिर ये कहें कि ये धमकी दी कि महाराष्ट्र में जो कोई भी मराठी नहीं बोलेगा उसे चांटा पड़ेगा, उसे थप्पड़ मारा जाएगा। MNS के कार्यकर्ता उसको थप्पड़ मारेंगे, और उसके अगले दिन से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में MNS के कार्यकर्ता बैंकों में, हाउसिंग सोसाइटीज में या मॉल्स में जाकर हंगामा करने लगे, और वहां पर जिसको भी मराठी बोलने नहीं आती थी उसके साथ मारपीट करने लग गए। तो ऐसे बहुत सारे मामले हो गए, और इसके पीछे ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे अब फिर से एक बार मराठीवाद की ओर जा रहे हैं। दरअसल जब 2009 में पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो मराठीवाद के मुद्दे पर लड़ा था। आपको याद होगा कि 2008 में साल भर पहले वहां महाराष्ट्र में दंगे भी हुए थे, उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, और 2009 में पहली बार बड़ी संख्या में MNS के विधायक जीत कर आए थे, विधायक जो है उम्मीदवार जीत कर आए थे, 13 विधायक चुने गए थे MNS के। लेकिन उसके बाद अगर पार्टी का ग्राफ देखें तो लगातार गिरता गया। 2014 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक चुनकर आया, 2019 में भी सिर्फ एक ही उम्मीदवार को जीत हासिल हुई, और 2024 में तो ये आंकड़ा 0 को पहुंच गया। तो इस वक्त MNS महाराष्ट्र में एक 0 विधायक वाली पार्टी है, 0 विधायक, 0 सांसद, और चूंकि महानगर पालिका तो अभी है ही नहीं, चुनाव होने हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि 0 पार्षद वाली पार्टी है। अब ऐसे में राज ठाकरे के सामने अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, और मुझे लगता है कि इसी वजह से फिर से एक बार वो मराठीवाद का मुद्दा अपना रहे हैं, क्योंकि इसी मुद्दे को उठाकर उन्हें 2009 में फायदा हुआ था। तो मेरे साथ इस पूरे बात को समझने के लिए कि राज ठाकरे के रुख में ये परिवर्तन क्यों आया है, समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं MNS के महासचिव वागीश सारस्वत जी। वागीश जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि राज ठाकरे ने 2020 में अपनी पार्टी का झंडा बदल दिया, भगवा ध्वज अपना लिया, और कहा कि ये हिंदुत्व तो मेरे DNA में ही था, और उनके कार्यकर्ता उनको हिंदू जननायक बोलने लग गए। एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक फिर से वो मराठीवाद की ओर चले गए। जितेंद्र जी, जितना मैं राज ठाकरे को समझता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बहुत साफ साफ समझने की कोशिश करता हूँ उनको, क्योंकि लंबे समय से मैं उनके साथ हूँ, तो सबसे पहली बात यह है कि जो मराठी का मुद्दा है
वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो कभी उन्होंने छोड़ा नहीं था। मराठी के मुद्दे के साथ साथ देशव्यापी स्तर पर जिन मुद्दों की आवश्यकता थी उन मुद्दों को उन्होंने ग्रहण तो किया, लेकिन मराठी के मुद्दे से कभी समझौता नहीं किया, उसे छोड़ा नहीं। और अब ये जो ताज़ा मुद्दा है, असल में ये मुद्दा बैंकों का मुद्दा है। राज ठाकरे की सभा का भाषण जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा, उन्होंने सिर्फ बैंकों के कामकाज को लेकर के कहा था। और हाउसिंग सोसाइटीज में भी एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी मारपीट की। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो बैंकों का नियम है, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है कि स्थानीय भाषा में काम होना चाहिए। इसी तरह से जो सहकारी विभाग जब रजिस्टर करता है सोसाइटीज़ को, तब भी ये नियम है कि मराठी भाषा में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका कामकाज होना चाहिए, दूसरी किसी भाषा में नहीं। अगर कोई अन्य भाषिक है और वो मांग करता है कि उसको भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो अनुवाद करने की व्यवस्था है। त्रिभाषा सूत्र इसीलिए तो लागू किया गया था ना। और राज ठाकरे जो कह रहे हैं कि स्थानीय भाषा को व्यापकता के साथ स्वीकार करो, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी अभिजात्य का दर्जा दिया है, राज्य सरकार भी नियम से बाहर नहीं है। राज्य सरकार कह रही है कि राज ठाकरे का मुद्दा सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन का तरीका गलत है। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन के तरीके की ही बात है। अगर मुद्दा सही है, लेकिन जिस तरह से उसको जमीन पर अमल किया जा रहा है, गैर मराठियों को पीटा जा रहा है, ये कितना जायज़ है? बिल्कुल ठीक, इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मुझसे बात करते हुए मुझे कम से कम मैं इस मामले में स्पष्ट हूँ कि किसी भी किस्म की मारपीट जायज़ नहीं है, और मेरी पार्टी भी इस बात का समर्थन नहीं करती। मैं तो बिल्कुल नहीं करता। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? राज जी ने तो खुद सभा में कहा था कि उसको जाके चाटा मारिए जो भी मराठी में नहीं बोलता है। काना खाली वाजवा। काना खाली वाजवा वो एक मुहावरा है, और उस मुहावरे का अर्थ आप जिस तरह से लें वो ठीक है। मुहावरे को मतलब लिटरल सेंस में ले लिया कार्यकर्ताओं ने, आपका कहना है? हमारे कार्यकर्ता एग्रेसिव है, ये तो आप भी जानते हैं। जब से पार्टी बनी है, राज ठाकरे जी का एक इशारा पर मिल जाए, वो कहना क्या चाहते हैं इसे समझने की आवश्यकता नहीं है। बस एक शब्द अगर उनको पकड़ में आ गया तो वो चलती ट्रेन में किसी को भी पीट सकते हैं, वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में जाके भी किसी को पीट सकते हैं। फिर भले ही उन पर कितने भी केस होते हैं, इस बात की वो परवाह नहीं करते। आप हमारे कार्यकर्ताओं के एग्रेसिवनेस को जानते हैं, और यही हमारी यूएसपी है। राज ठाकरे जी की जो आक्रामकता है, आज आपने कहा हमारी पार्टी शून्य पार्टी, मैं स्वीकार करता हूं कि संवैधानिक पद हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन मेरे नेता राज ठाकरे के घर पर मुख्यमंत्री मिलने आते हैं, उप मुख्यमंत्री मिलने आते हैं। ये ताकत नहीं है क्या? ये राज ठाकरे जी की क्षमता नहीं है? ये उनकी विद्वत्ता नहीं है? ये उनका ज्ञान नहीं है? अगर वो कोई भी बात कह रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि आज तक जितने भी आंदोलन हुए, मराठी की पार्टियों का मुद्दा हो, साइन बोर्ड का मुद्दा हो, सारे के सारे लीगल मुद्दे हैं, सरकार के मुद्दे हैं। सरकार को अमल करना चाहिए। जो नहीं किया, तो राज ठाकरे ने कहा कि फेरी वालों को हटाओ, तब रेलवे स्टेशन साफ हुए। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 लोगों को तमाचे मारे, तब उनमें डर बैठा, जो हमें नहीं करना चाहिए था। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी पार्टी को ये नहीं करना चाहिए था। आपने कहा कि मुख्यमंत्री भी मिलने आते हैं, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी से हैं, उनके दबाव में आकर राज ठाकरे ने इस आंदोलन को अचानक वापस ले लिया हफ्ते भर बाद ही? क्योंकि बीजेपी और एमएनएस की करीबी अब छुपी नहीं है। ऐसे में बीजेपी को क्या ये लग रहा था कि अगर राज ठाकरे यहाँ पर यूपी और बिहार के लोगों को पीटेंगे तो इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, उनको बिहार में नुकसान हो जाएगा, तो क्या बीजेपी के दबाव में आकर राज ठाकरे जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में क्या चल रहा है, इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं। लेकिन मैं राज ठाकरे को जितना जानता हूं, और बहुत करीब से जानता हूं, इस बात को सब जानते हैं, राज ठाकरे जी किसी के दबाव में आने वाले नेता नहीं हैं। ये मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं। हाँ, कुछ परिस्थितियों को समझ करके उन्होंने आंदोलन वापस लिया, ये समझदारी की बात है ना। क्योंकि अगर किसी आंदोलन का मैसेज सलीके से कन्वे हो चुका है, तो उसको बेवजह ताने रहने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे कार्यकर्ताओं ने 4 दिन में बैंकों में जाकर के किया, उसके बाद बैंक के कर्मचारियों को समझ में आ गया। मैं भी जब बैंक में गया तो उन्होंने सीधे बोला, जय महाराष्ट्र, मी मराठिया है। और ये भले ही साइकिज्म में बोला हो, भले ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी हो, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि कोई भी आए तो उसको, हमको मराठी आती हो या ना आती हो, हमें एक ही बात कहनी है कि मी मराठी आहे। इसका मतलब ये है कि जब आदमी ये सोचने लगता है कि मी मराठी आहे, तो वो मराठी के करीब जाने लगता है। और भाषा सीखना किसी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। भाषा ज़बरदस्ती नहीं सिखाई जाती।
कोई भी, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो या एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, मैं जितना जानता हूँ मराठी भाषा जबरदस्ती कोई नहीं सिखा सकते। मैं उत्तर भारतीय हूँ, उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, मैं मराठी बोल सकता हूँ। आप जितेंद्र हैं, आप बहुत अच्छी मराठी बोल सकते हैं। आपको और हमको किसी ने ज़बरदस्ती मराठी नहीं सिखाई है। हमारी इच्छा हुई, हमने सीखना चाहा, हमें वो अपने लिए फ़ायदेमंद लगा, हमने सीखा। जिसको ये लगेगा कि उसके लिए भाषा फलदायी होगी, स्वास्थ्यवर्धक होगी, उन्नति का कारक बनेगी, वो मराठी भाषा सीखेगा और मराठी भाषा सीखनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने सुना एमएनएस के महासचिव वागीश सारस्वत जी को, और इनका कहना है कि इनकी पार्टी हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन जब भी इन्होंने अपने किसी आंदोलन में हिंसा का इस्तेमाल किया है उसका असर होता दिखाई दिया। तो ये तो थी महाराष्ट्र की खबर। अब आइए उत्तर प्रदेश की खबर जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी पंकज झा के पास। पंकज भाई। धन्यवाद जीतू भाई। बात करते हैं आज लखनऊ में और वहाँ की सबसे बड़ी जो खबर है, और वो ये है कि जिसे हम कह सकते हैं, अगर आप हेडलाइन के तौर पर देखें तो वो इसे कहा जाता है बबुआ की नज़र बुआ की पार्टी पर। यानी अखिलेश यादव की नज़र मायावती यानी उनकी पार्टी बीएसपी पर है। मायावती के कभी बेहद करीबी रहे और उनकी सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद को आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाजे बाजे के साथ बीएसपी में शामिल कराया। अब इसके पीछे एक रणनीति है। यूपी में इन दिनों होड़ मची हुई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दलितों को अपने पाले में करने की। इसके पीछे की वजह यह है कि जो कभी मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, एक जमाने में उनके पास 30% का वोट शेयर था, वो घटकर 9% के आसपास रह गया है मायावती के दलित वोटरों को अपने पाले में करने की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 2017 से लगातार 4 प्रयोग कर चुके हैं राजनीति में। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, वो दावा उनका फेल रहा। 2019 में उन्होंने अपने सबसे कट्टर विरोधी मायावती के साथ यानी बीएसपी के साथ गठबंधन किया। मायावती का खाता यानी बीएसपी का खाता 0 से 10 तक पहुंच गया। मायावती के 10 सांसद चुने गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सीटों की संख्या 5 पर ही अटक रह गई। यानी एक बात जो कही जाती थी कि बीएसपी का वोट ट्रांसफर होता है, वो वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं हुआ। मैं उस वक्त खुद था मैनपुरी में, जब वहां चुनाव प्रचार चल रहा था। डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की सांसद पत्नी हैं, उन्होंने मायावती के पांव छूकर आशीर्वाद लिए, लेकिन यह आशीर्वाद चुनाव में काम नहीं आया। फिर आया 2022 जब उन्होंने छोटी छोटी जातियों की पार्टियों के साथ गठबंधन किया। ये फार्मूला भी उनका फेल रहा, लेकिन 2024 में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े जब पीडीए का फार्मूला लेकर आए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस अल्पसंख्यक को कभी कभी अखिलेश यादव आधी आबादी यानी महिला और ए से कभी कभी अगड़ा भी कह देते हैं, लेकिन मूल में है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मुस्लिम और यादव तो उनके साथ शुरुआत से रहे हैं, लेकिन अब मामला दलितों का है। करीब 20-21% जो दलित वोटर हैं, उनको अपने पाले में करने की कोशिश के लिए वो 2 तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं, और उसी में वो आज दद्दू प्रसाद को लेकर आए। उनकी पार्टी में कई सारे बीएसपी के चेहरे भी आ चुके हैं, और पिछली बार अगर हम आपको बताएं तो 2 जनरल सीटों मेरठ और फैज़ाबाद, वहाँ पर उन्होंने दलित कैंडिडेट दिया, और अयोध्या वाली फैज़ाबाद सीट पर अवधेश पासी चुनाव जीत भी गए। हमारे साथ एक खास मेहमान जोड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए कि आखिर क्या होगा। गौरव रावत हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक, हम उनसे बात करेंगे। गौरव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल पंकज जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले मायावती ने एक बार फिर से 1995 के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन, राणा सांगा वाले बयान को लेकर जो विवाद में है, उनके बहाने ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं दलितों को लेकर अखिलेश यादव। इस गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही है मायावती, तो दलित आपकी पार्टी से क्यों जुड़ेंगे भाई? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम हमारे जो दलितों के चिंतक हैं, तमाम राजनेता हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहन जी के साथ में, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ में गठबंधन करके बड़ा दिल दिखा के उन्होंने जो चाहा मनमानी सीटें देके उनको चाहा कि दलित और बैकवर्ड की जो राजनीति को उसको आगे बढ़ाया जाए, और देश में जो खास करके जो दलित उपेक्षित वर्ग है उसको किसी तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसलिए उन्होंने बहन जी का सम्मान करते हुए जो बहन जी ने सुझाव दिया था कि फला फला सीटें उनको चाहिए, उन्होंने दिया था।
लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ और चुनाव का रिजल्ट आया 2019 का जो लोकसभा का था, और तुरंत बहन जी का स्टेटमेंट आया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको समर्थन नहीं किया, जबकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। उसी को देखते हुए जो बहुजन समाज पार्टी में उस टाइम जो बड़े नेता थे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कार्यशैली को देखा और उन्होंने उनके जो संरक्षण में, उनके साथ काम करने में उनको अच्छा लगा। और तमाम हमारे, मैं देख रहा हूं, तभी से एक जो प्रयास हुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े गौरव नेता आपसे थे, मैं आपको गौरव आपको बीच में जरा रोक रहा हूं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाने की बारी आई तो आपको दलित की याद नहीं आई, माता प्रसाद पांडे हो गए। लोकसभा में जब आपको नेता बनाने की बारी आई, अखिलेश यादव हो गए। राज्यसभा में रामगोपाल यादव हो गए। लोकसभा में चीफ व्हिप धर्मेंद्र यादव हो गए। तो ये जो कहा जा रहा है कि आपको हिस्सेदारी भी तो मिलनी चाहिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में, कि सिर्फ आप लाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के शिष्य हैं, जय भीम जय मीम करते रहेंगे, क्या इससे ये मायावती के आरोपों को ताकत नहीं मिलती है? मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो हम विधानसभा की बात कर लें पहले, इस समय जो नेता विरोधी दल, हमारे जो नेता हैं, हमारे विरोधी दल नेता जो हमारे हैं माता प्रसाद पांडे जी, वो बहुत अनुभवी और वो 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उनको क्योंकि जो संवैधानिक और जो व्यवस्था है उसके बारे में तमाम जानकारी होने की वजह से, उनकी योग्यता को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको जो नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी दी है। और मैं देखता हूं वो सबकी बात को भी उठाने का काम करते हैं। और विपक्ष में अभी आपने देखा होगा, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सामने माता प्रसाद पांडे जी ने जिस तरीके से जो सरकार की कमियों को उजागर करने का काम किया था, वो उनकी योग्यता और उनकी जो तमाम प्रकार की जो उनको नॉलेज मेरे है। सवाल का जवाब नहीं था। मैं, हमारे साथ हैं हमारे सीनियर रहे रामकृपाल जी, जो कि यूपी की राजनीति को जानते हैं। रामकृपाल जी, एक सवाल ये था कि जो अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके का, आप जानते हैं यूपी के गांव देहात में ये माना जाता रहा है ना कि दलितों के साथ जो यादव वोट बैंक है वो साथ नहीं चल सकते। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में टूटा ये संविधान बदलने का जो नैरेटिव था, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ बीजेपी को। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जो ये कोशिश कर रहे हैं, अभी वो एक हफ्ता 8 से 14 अप्रैल जो है वो स्वाभिमान समारोह कर रहे हैं, क्या इससे जो दलित वोटर हैं उनकी तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ आ पाएंगे? देखिए पंकज जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया कि क्या वहाँ समीकरण है। एक ही बात मैं कहूँगा, रहीम का एक दोहा है जो हम लोगों ने बड़े प्राइमरी में पढ़ा था, आज तक याद है। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रसापने उनके फाटत तंग। तो ये बेर और केर का जो संबंध है ये कभी नहीं रहा। एक अपवाद है 24 का। देखिए 14 से लेकर के आप देखिए 14, 17, 19, 22, ये 4 इलेक्शन रहे। और जो बीजेपी की सफलता रही है उत्तर प्रदेश में, वो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया सामाजिक लेवल पर, उसमें यह रहा कि पिछड़े, पहली बार पिछड़ों का एक बड़ा हिस्सा, यानी अदर देन जिसको कहते हैं ना क्रीमी लेयर, जैसे यादव आप कह लीजिए, जो भी है, उसके बाद जो 2%, 1.5% की जातियां थीं वो बीजेपी के साथ आईं। और वो लगातार 12, 14, 17, 19, 22 और 24 में भी साथ रहीं। 24 में जो फ़र्क आया है, क्या चीज़, बड़ी गलतफहमी लोगों को है कि दलित जो है वो अखिलेश के साथ आ गया। ऐसा नहीं था। जो ये फैलाया गया कि आम्बेडकर की किताब यानी संविधान को खतरा है, इससे जो दलित तबका था वो कांग्रेस के नाते वो उस गठबंधन में गया जिस गठबंधन में राहुल भी थे और अखिलेश भी थे। अब इसको ये कहिए कि जो कह रहे हैं उसके मुताबिक देखें कि एक चेतावनी भी है और एक तरीके से खतरे की घंटी भी है कि समाजवादी पार्टी अगर 2027 में कांग्रेस के साथ नहीं गई तो 2024 के नतीजे दोहराने की कोई संभावना बन सकती है। इसमें शक हो सकता है, लेकिन एक बात सही है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से देखें तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ यूपी में लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अखिलेश यादव को लगता है कि यही समय है, सही समय है। अब बिहार चलते हैं, जहां आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं। हमारे साथी प्रभाकर वहां से जानकारी देंगे। जी धन्यवाद पंकज। हम बात करेंगे राहुल गांधी के बिहार दौरे की। पिछले 4 महीने में 3 दौरे, और आज जब हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने सुबह यात्रा की
बेगूसराय से उन्होंने अपनी यात्रा शुरुआत की। कन्हैया कुमार, जिनका कि पिछले 1 महीने से लगातार बिहार का दौरा चल रहा है, उनकी यात्रा चल रही है, उसमें आज उन्होंने शिरकत की और यात्रा है पलायन रोको रोजगार दो। रोजगार दो पलायन रोको ये एक मुद्दा है जिसे कांग्रेस ने बिहार में उठाया है और उसी में आज शिरकत करने राहुल गांधी 4 महीने में तीसरी बार आज बिहार पहुंचे। पहले वो बेगूसराय गए, जहां उन्होंने कांग्रेस की उस यात्रा में साथ निभाया कन्हैया कुमार के, और उसके बाद वो पटना आए और पटना में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अभी सबसे अहम मुद्दा जो है कि कांग्रेस जो ये कवायद कर रही है, कांग्रेस जो जमीन पे मेहनत करती हुई दिख रही है, क्या वो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है या वो जो आरजेडी के छत्र छाया के नीचे है कांग्रेस, बिहार में एक बी टीम के रूप में जिसे जाना जाता है, क्या उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से जमीन पे खासा एक्टिव दिख रही है और जिस तरह से उन्होंने अपने संगठन में फेरबदल किए हैं, एक दलित चेहरा राजेश कुमार को उन्होंने सामने लाया है और अखिलेश सिंह जो कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्हें बिहार से हटाया है और उसके बाद चेहरा भी बदला है, जमीन पे मेहनत करती हुई दिख रही है और खुद राहुल गांधी जो है वो लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। तो आखिर कांग्रेस का मकसद क्या है? कांग्रेस चुनावी मोड में आती दिख रही है, क्या इसका फायदा केवल कांग्रेस को होगा या इसका नुकसान जो है वो आरजेडी को भी हो सकता है, जो कि उनके महत्वपूर्ण घटक दल है और बिहार में बड़े भाई की भूमिका में? हमारे साथ रवि उपाध्याय जी मौजूद है। रवि उपाध्याय बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की खबरों पे इनकी खासी नज़र रखती है, बिहार में जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उस पर इनकी खासी नज़र रखती हैं। रवि जी, पहले ये बताइए कि आप ये लगातार जो कांग्रेस की कवायद देख रहे हैं जमीन पे, राहुल गांधी पिछले 4 महीने में 3 बार आए, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है या फिर इसका नुकसान आरजेडी को भी हो सकता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रभाकर जी, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं बिहार की राजनीति को इन दिनों, यह लोकसभा में राज्यसभा दोनों सदनों में वक्त संशोधन विधेयक पारित हो गया, अब वो उसको मुहर भी लगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद ही तत्काल जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, एक्सप्रपोस्ट आता है कि उजला टी शर्ट पहनिए, सरकार को घेरिए, सवाल पूछिए। तो उजला टी शर्ट जो पहनने की बात आ रही है वो शांति का प्रतीक है, इस बात को समझना पड़ेगा, नंबर 1। और शांतिपूर्ण रवैये से पूछिए और सरकार को घेरिए और मुंहतोड़ जवाब दीजिए। और उसके बाद वह पटना में आज हैं, पटना में पदयात्रा कर रहे हैं। उसके बाद से एक अन्य कार्यक्रम भी पटना में उनका होने वाला है, उस पर भी हम बताएंगे आपको वह क्या हो रहा है। वह भी अब हर घर झंडा, कांग्रेस का झंडा लगेगा और पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की मजबूती के लिए वह राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कृष्णा अल्लावरू हैं, जो बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं वह हैं, और राजेश राम जो नए दलित चेहरे जो बनाए गए हैं। आपने देखा कि सवर्ण समाज से पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अखिलेश प्रसाद सिंह, जो राज्यसभा में एमपी हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कहा जाता था वह राजद अध्यक्ष के बहुत करीबी हैं। तो इस लिहाज से भी उनको एक तरीके से साइड किया गया, कांग्रेस ने किया, और एक नई समीकरण यहाँ पर दलित चेहरे को आगे बट रवि जी, जो हर घर झंडा, ये एक कॉपी दिख रहा है, जो बीजेपी की मुहिम होती है उसकी कॉपी। प्लस आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो है, ये जिस तरीके से जो एक्टिवनेस दिखा रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये काफी डिले हो गया? अब 4 महीने बाद चुनाव है बिहार में। नहीं, देखिए, वो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यह बात। अब देखिए, हर गांव देखिए जिस तरीके से आप दलित चेहरे को आगे किया गया बिहार में, उसी तरह से देखिए अलका लांबा को बिहार में जो राष्ट्रीय महिला की हैं और भारतीय छात्र संगठन एनएसयूआई के जो संरक्षक हैं एक तरीके से, कन्हैया कुमार जो एनडीए का कोर वोटर होता है भूमिहार समाज, तो वो उनको बिहार में लगाया गया है। तो और उसको देखिए क्या टैगलाइन क्या है, नौकरी दो पलायन रोको, पलायन रोको नौकरी रोजगार दो। तो यह एक बड़ी बात है। और 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको यदि थोड़ा सा भी याद है तो इस बात को समझिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने इसी टैगलाइन पर काम किया था और नौकरी रोजगार की बात की थी। बाध्य होकर के देखिए एनडीए को, नीतीश कुमार को या कहें भारतीय जनता पार्टी को रोजगार पर बात करनी पड़ी बिहार में, और आज बिहार में रोजगार की बात हो रही है। तो यह एक बड़ी लकीर तेजस्वी ने खींची थी, और उसी एक बड़ी लकीर को और बड़ी लकीर खींचने के लिए आपको राहुल गांधी की तैयारी बिहार में इन दिनों दिखाई पड़ रही है। और मजबूती के साथ हम कहें तो कांग्रेस उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और गांव में जब चौपाल लगेगा तो क्या इंपैक्ट होगा गांव का, आप समझ सकते हैं। जी देखिए, ये मजबूती कांग्रेस दिखा तो रही है, लेकिन अभी तक जहां तक अगर आप महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात करें तो तेजस्वी यादव जो है वो 70 सीट देने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि पिछले बार हमने 70 सीट दिया,
आप उसमें से 19 लेके आते हैं। अगर आपने परफॉर्म ठीक किया होता तो पिछली बारी हमारी सरकार होती। तो आपको लगता है कि ये जो पूरी कवायद है, कांग्रेस की जो पूरी मुहिम है, ये इसलिए भी है कि उन्हें एक सम्मानजनक सीट मिल सके और ये जो गठबंधन में बने हुए हैं उसमें उनकी लाज बच सके? देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इस बात को आप समझना पड़ेगा। जिस तरह से एनडीए फोल्ड में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसी तरह से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में कांग्रेस जो है सो राष्ट्रीय पार्टी है। तो सारा कुछ इर्द गिर्द ध्रुव उसी के पीछे होता है। किसी में इंडिया में चलिए या एनडीए में चलिए, तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को माइनस करके आपने देखा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या हुए। 0 सन्नाटा हो गया आम आदमी पार्टी का भी और कांग्रेस का हुआ, तो आम आदमी पार्टी का भी क्या रिजल्ट परिणाम हुआ। अब देखिए, सरकार बनाते बनाते रह गए। तो कांग्रेस को साथ में लाना इनके लिए आरजेडी को की जरूरी और मजबूरी भी है। और जिस तरीके से वक्त संशोधन विधेयक आया और जिस तरीके से उबाल चल रहा है 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में, आपने देखा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 11 मुस्लिम चेहरों पर दाव खेला था और एक भी जीत करके नहीं आए थे। तो वो अंतोगत्वा आपने देखा कि जेडीयू को एक मंत्री ही बनाना पड़ा। तो बीएसपी से उनको ले आकर के अपने कोटे को दिखाने के लिए कि एक अल्पसंख्यक चेहरा है जमा खान, तो उनको बनाया गया। तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कहाँ क्या हो रहा है। और इस बार जो नाराजगी है, जो उम्मीद बिल की बात कही जा रही है, राष्ट्रपति की मुहर भी संभवतः लग गई है। तो वो अब उम्मीद बिल को लेकर के बिहार में कितना बवेला मचा है गांव गंवई, और देखिए जेडीयू में भी क्या दिखाई पड़ रहा है, यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। तो देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से ज़मीन पे मेहनत करती हुई दिख रही है, उसे वक्फ बिल का भी जो माहौल बना है जेडीयू के खिलाफ में, उसका भी उसे समर्थन मिलेगा, उसका भी उसे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुल मिला के उन्होंने एक दलित चेहरे को आगे किया है, ज़मीन पे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, और साथ में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसका भी उन्हें फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखना यह होगा कि जो पूरी मेहनत है कांग्रेस की, क्या उसे महागठबंधन में सम्मानजनक सीट दिला पाएगी कि नहीं दिला पाएगी। तो बिहार से आज की यही खबर थी। विकास, चलते हैं वापस आपके पास। बिल्कुल, 2 दूनी 4 में दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ से खबरें रोज़ सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लगातार आपके सामने रखेंगे। रोज़ यही वक्त होगा 2 बजे, जब हम आपके सामने आएंगे और इन राज्यों की अहम खबरें आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये वो राज्य हैं जो केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं और इन राज्यों की ताकत जो है वो देश को भी प्रभावित करती है। हमारे साथ इतना ही, अभी के लिए नमस्कार।